अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का शॉर्ट नेम है लोमा। शॉर्ट नेम क्या है? लोमा। लोमा एल का मतलब लॉ, ओ ऑफ एम मास एंड ए का मतलब है एक्शन। तो शॉर्ट नेम लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या है? लोमा है। ठीक है। और इसी लोमा को सबसे पहले प्रेजेंट किया था, प्रेजेंटेड बाय टू केमिस्ट। प्रेजेंटेड बाय टू केमिस्ट। एक का नाम था सी एम गोल्डबर्ग। ठीक है। और दूसरे का नाम था फीवेक। पी का मतलब फिटर, सी का मतलब केटो, एम का मतलब मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग, यानी केटो मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग और फिटर वेग या फिटर वेज। ठीक है। और ये लॉ जो था ये प्रेजेंट किया था, कब प्रेजेंट किया था? 1864 में टू केमिस्ट सी एम गोल्डबर्ग और फिटर वेग ने लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रेजेंट किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि दिस लॉ शो अस क्या हमें शो करता है? फर्स्ट पॉइंट, अ रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। पहला पॉइंट ये है कि ये लॉ हमें क्या शो करता है? रेट या स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, के एक केमिकल रिएक्शन है उसका स्पीड कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। तो ये लॉ हमें ये शो करता है, यानी रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये हमें शो करता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हमें क्या शो करता है? रिलेशनशिप between concentrations of reactant and concentrations of product at equilibrium stage। ठीक है। सेकंड ये लॉ जो है ये हमें क्या शो करता है? रिलेशनशिप, ताल्लुक हमें एक्सप्लेन करता है, और ये ताल्लुक दो चीज़ों के दरमियान होगा। कॉन्सेंट्रेशंस यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमें एक्सप्लेन करेगा। लेकिन ये पॉइंट याद रखिए कि ये रिलेशनशिप कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें शो करता है, लेकिन कौन से स्टेज पर शो करेगा? इक्विलिब्रियम स्टेज पर। इक्विलिब्रियम मीन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो उस स्टेज पर हमें क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि लॉ का स्टेटमेंट क्या है। लॉ का स्टेटमेंट है कि द रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन रेट या स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली proportional to the product of active masses या mass of reactant substance।
ये क्या है, ये ला का स्टेटमेंट है कि रेट या स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज का होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस। एक्टिव मासेस के जगह एक और नाम हम यूज कर सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या यूज कर सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यानी द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस या द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है ये रिएक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, मल्टीप्लिकेशन। ये प्रोडक्ट जो है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये डिपेंड करेगा एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, या ये डिपेंड करेगा मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि जितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस ज्यादा होगी उतनी ही स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। रिएक्टेंट अमाउंट जो है वो कम होगी तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगी, एक कम होगी। इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि रेट या स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन द अमाउंट या कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। रिएक्टेंट की अमाउंट जब ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस जब कम होगी तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यहां पर एक वर्ड है एक्टिव मासेस, एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब क्या है, एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन यानी अमाउंट, कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब और कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर इज कॉल्ड एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस का मतलब क्या है, अमाउंट है, ठीक है। एक्टिव मास का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, और कौन से यूनिट में होगा, या तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होगा और या होगा मोल पर लीटर में, ठीक है। एक्टिव मासेस का मतलब ये है कि वो मास जो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं उस मास को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास। यानी जो मास के जरिए, जिस मास के जरिए या जिस सब्सटेंस के जरिए एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उस मास को, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मासेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सब्सटेंसेस है, ठीक है, मेरे पास ये क्या है, सब्सटेंसेस। यहां पर मेरे पास है स्टार्स, ठीक है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट सब्सटेंस है। लेट सपोज ये क्या है, रिएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। तो जब ये रिएक्टिव सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें लेट सपोज एक स्टार और ये सर्कल प्लस इसी तरह ये सर्कल और ये क्या देता है, स्टार। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास टोटल चीजें 4 है, 2 स्टार है और 2 क्या है, सर्कल है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो है ये क्या है, ये सर्कल है और 5 क्या है, स्टार है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने स्टार और सर्कल कंबाइन हुए, 2, 1 और ये क्या है, 2। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 स्टार और ये 2 सर्कल जो है इसने इस केमिकल रिएक्शन में क्या कर हिस्सा लिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 स्टार और ये 2 सर्कल जो है ये क्या है, ये एक्टिव है और इसका मास जो है ये क्या है, ये एक्टिव मास है। और ये एक्टिव मास इसीलिए है क्योंकि इसने इस रिएक्शन में क्या लिया, हिस्सा लिया है, ठीक है। और ये स्टार जो है, ये 3 स्टार और ये 3 सर्कल जो है इसने इस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन एक्टिव मास। तो एक्टिव मास का मतलब क्या है, जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस मास को हम क्या कहते हैं,
एक्टिव मास, ठीक है। और जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जो हमें प्रोडक्ट नहीं देते, उसको हम क्या नाम देते हैं? नॉन एक्टिव मास कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस एक्टिव मास को एक और नाम हमने दिया था और वो क्या था? मोलर कंसंट्रेशन। और इस मोलर कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। और इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। एक और पॉइंट याद रखिए कि ये लोमा जो है, लोमा का मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, इट कैन बी अप्लाइड टू बोथ रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये लॉ जो है, लॉ ऑफ मास एक्शन, वी कैन अप्लाई इट into both reversible reaction and irreversible reaction, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं derivations of Kc, derivations of Kc। इस लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। और ये Kc क्या है? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लाइक Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। डिराइवेशन करते हैं केसी की या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। लेट सपोज मेरे पास एक जर्नल रिएक्शन है। लेट कंसिडर अ जर्नल रिएक्शन ए प्लस बी, और ये हमें क्या देता है? सी प्लस डी। और ये रिएक्शन जो है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो फॉरवर्ड की तरफ भी जाता है और बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में भी जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ए प्लस बी ये रिएक्टेंट है और सी और डी जो है ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन में या बैकवर्ड रिएक्शन में सी और डी रिएक्टेंट है और ए और बी जो है ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो लोमा हम अप्लाई करते हैं। लोमा लॉ ऑफ मास एक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो लॉ का डिफिनीशन है कि रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू मोलर कंसंट्रेशन या द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन को हम लोमा अप्लाई करते हैं तो रिएक्टेंट क्या है? ए और बी। तो हम इसी तरह कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ये क्या है? ये ज़रब है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। और रिएक्टेंट क्या है? जब रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में हो, ए और बी है, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एफ से, रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम अपनी जगह लगा लेते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। आर एफ इक्वल होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम रिमूव करते हैं तो इसकी जगह हम क्या लगा लेते हैं? इक्वलिटी का साइन। और इसके साथ साथ हम क्या लगा लेते हैं? एक कांस्टेंट के। और ये कांस्टेंट क्या होगा? के एफ, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये लोमा हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरह हम लोमा अप्लाई करते हैं, लोमा लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन में सी और डी क्या होगा? रिएक्टेंट होगा और ए और बी क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन जो है ये क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, और यहाँ पर रिएक्टेंट सब्सटेंस क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ सी एंड कंसंट्रेशंस ऑफ डी। ठीक है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर बी से। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आप बी लिख सकते हैं, और उसको आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आर आर से। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशंस ऑफ सी एंड टू कंसंट्रेशंस ऑफ डी। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह हम क्या लगा लेंगे, इक्वलिटी का साइन और एक कांस्टेंट के बी, कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशंस ऑफ सी और कंसंट्रेशंस ऑफ डी। ठीक है, और ये हमारे पास होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, के बी क्या है, कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन या कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, और के एफ क्या है, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम स्टेज, एट ये पॉइंट नोट कर ले, एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का। तो आर एफ का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लगा ले, आर एफ का वैल्यू क्या है, के एफ कंसंट्रेशंस ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशंस ऑफ बी। ठीक है, फिर क्या है, इक्वल, और के बी क्या है, रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, और इसकी वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से लगा ले। आर बी इक्वल है के बी का, के बी कंसंट्रेशंस ऑफ सी एंड कंसंट्रेशंस ऑफ डी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये के एफ क्या है, ये भी कांस्टेंट है, और ये के बी जो है ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इक्वलिटी के एक साइड पर लगा ले, और ये कंसंट्रेशन वाला टर्म्स जो है ये दूसरी साइड पर लगा ले। तो ये के बी जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब इक्वलिटी के इस तरफ आता है तो किस फॉर्म में होगा, डिवीजन, यानी इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा के एफ डिवाइडेड बाई के बी। ठीक है, इक्वल होगा, और ये ए प्लस बी जो है ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा कंसंट्रेशंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन टू कंसंट्रेशंस ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड कंसंट्रेशंस ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, और इक्वेशन है के एफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन divided by constant for backward reaction is equal to concentrations of C, concentrations of D divided by concentrations of A into concentrations of B. ठीक है, constant divided by another constant, यानी constant for forward reaction divided by constant for backward reaction is equal to another constant which is called Kc. Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल होगा कंसंट्रेशंस ऑफ C इनटू कंसंट्रेशंस ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ A इनटू कंसंट्रेशंस ऑफ B, और यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये Kc क्या है, ये Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस Kc को सम टाइम वी कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय KEQ। KEQ का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc के जरिए आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या KEQ के जरिए भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और Kc या KEQ का डिफिनीशन जो है ये क्या होगा, अच्छा ये C और D जो है ये राइट साइड में है, ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है, ये लेफ्ट साइड में है, ये क्या है, रिएक्टेंट। Kc हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, C और D क्या है, प्रोडक्ट,
डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी जब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को हम डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, KCRKEQ, विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ये एक रेशो है। रेशो किस चीज का है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC का डिराइवेशन। लेट सपोज मेरे पास अनदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो है A moles of A plus B moles of B it give us C moles of C and D moles of D in forward direction। और बैक डायरेक्शन में या रिवर्स रिएक्शन में C moles of C plus D moles of D हमें क्या देता है, A moles of A and B moles of B। ठीक है, ये A B C और D, ये स्मॉल जो है, स्मॉल A B C और D, ये हमें क्या शो करता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है। क्या है, कोएफिशिएंट है। ठीक है, इस केस में हम KC किस तरह लिखेंगे, KC जनरल फॉर्म है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, यानी ये नॉमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। जब आप KC लिखते हैं तो पहले आप प्रोडक्ट लिखेंगे नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस रिएक्शन के लिए हम KC लिखते हैं, तो KC के लिए हम पहले क्या लिखते हैं, नॉमिनेटर में प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ C कंसंट्रेशंस ऑफ D डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ A इनटू कंसंट्रेशंस ऑफ B। ठीक है, अब ये पॉइंट नोट कर ले कि ये नंबर ऑफ मोल्स जो है, ये स्मॉल ABC जो है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स है या क्या है, कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट जो है ये हम पावर में लगा लेंगे। फर्ज करें यहाँ पर C के पहले क्या है, नंबर ऑफ मोल्स C, तो ये हम पावर में लगा लेंगे। इसी तरह D का मोल्स कितना है, D, ये भी हम पावर में लगा लेंगे। इसी तरह A का मोल्स कितना है, A, और B का मोल्स क्या है, B, यानी जो कोएफिशिएंट है वो हम कहाँ पर लगा लेंगे, पावर में लगा लेंगे। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास एक इक्वेशन है, रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है अमोनिया NH3। ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 1, तो यहाँ पर मैं क्या लगा लूंगा, 2। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, यहाँ पर मैं क्या लगा लूंगा, 3 2 6। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिखता हूँ, KC। तो इसके लिए KC में इस तरह लिखूंगा कि पहले मैं प्रोडक्ट लिखूंगा और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को मैं डिवाइड करूंगा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या है, अमोनिया NH3 कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, तो ये 2 को मैं पावर में लिखूंगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या है, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन, और नाइट्रोजन से पहले 1 है तो यहाँ पर हम 1 लगा लेते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सेकंड है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल या कोएफिशिएंट 3 है, तो पावर में हम क्या लगा लेंगे, 3। तो ये है इस रिएक्शन के लिए KC। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और रिएक्शन है हाइड्रोजन रिएक्शन करता है आयोडीन के साथ, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और रिवर्स रिएक्शन में हमें क्या देता है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिखता हूँ, KC। तो जब मैं KC लिखता हूँ तो पहले मैं क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड, इससे पहले क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 2, तो यहाँ पर पावर में क्या लिखूंगा, 2, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड आयोडीन कंसंट्रेशन। तो ये था डिफरेंट रिएक्शन के लिए KC। ये पॉइंट आपने अच्छी तरह नोट करना है कि जब आप KC लिखेंगे तो नॉमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अगर प्रोडक्ट से पहले जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आप कोएफिशिएंट जो है वो आप कहाँ पर लगा लेंगे, पावर्स में। ठीक है, और डिवाइड
करेंगे या नॉमिनेटर में आप क्या लेंगे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी जो रिएक्टेंट है वो आप कहाँ पर लगा लेंगे, नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, और इससे पहले जो कोएफिशिएंट है वो आपने कहाँ पर लगा लेना है, पावर में लगा लेना। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन और डिराइवेशंस ऑफ केसी।